आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुड और मुलिकन नाम के साइंटिस्टों ने दी थी और ये थ्योरी बेसिकली वेव मैकेनिक्स पर आधारित है। ये थ्योरी ये कहती है कि लगभग समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि अलग अलग एटम से आते हैं वो मिलकर के उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से लगभग आधे ऑर्बिटल्स की या ठीक आधे ऑर्बिटल्स की संख्या में जो होते हैं उनकी एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अपेक्षा कम होती है। उन्हें हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बजाय ज्यादा होती है उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। कुछ केसेस में ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं जिनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के समान ही रहती है, उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब वेव मैकेनिक्स के द्वारा अपन एमओ थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हुड और मुलिकन साहब क्या कहते हैं कि हमारे पास मान लीजिए ये दो वेव हैं, एक वेव तो ये जा रही है और दूसरी वेव ये जा रही है। तो ये कहते हैं कि जब ये दोनों सेम फेज में होती हैं, समान कला में होती हैं, तो समान कला में होने पर जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो फिर इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब एक तरह से दोनों तरंग फलन क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़कर के देखो ये इतनी हो गई अपने पास, पहले की अपेक्षा ज्यादा इंटेंसिटी आ गई अपने पास। कब? जब दोनों वेव फंक्शंस क्या होंगे अपने पास, या दोनों वेव जो होंगी वो क्या होंगी, समान कला में होंगी, तब हमारे पास इस तरह की स्थिति बनेगी। और ये जो अपने पास वेव आ रही है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रही है। अब अपने पास मान लीजिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, इन दोनों के मिलने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक की एनर्जी कम है और दूसरे की एनर्जी ज्यादा है। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में बना है अपने पास, उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या दोनों नाभिकों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बजाय कितनी अमाउंट से बढ़ जाती है। याद रखना, इसका हम स्क्वायर करेंगे फिर इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। तो इस अमाउंट से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है। लेकिन यदि यही दोनों वेव, जरा मैं इसको यहां से कट कर दूं और यहां बना दूं और ये दोनों असमान कला में हों, तो जब ये डिफरेंट फेज में होंगी तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। देखिए अगले पेज पे मिलेगा अपने को जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये देखिए ये दोनों असमान कला में, यहां प्लस ये माइनस और ये प्लस, या इनको इस प्रकार से भी अपन शो कर सकते हैं कि जैसे ये बनाया अपन ने और दूसरी वेव अपने पास ये आ रही है। तो ये दोनों असमान कला में है, डिफरेंट फेजेज में है। तो ऐसी स्थिति में अपने पास एबीएमओ बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपने पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों एटम्स के बीच में, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, वो पहले की अपेक्षा और भी कम हो जाएगी। और कितनी कम हो जाती है? -2 साई ए साई बी की अमाउंट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अर्थात बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाभिकों के बीच में बढ़ती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों नाभिकों के बीच में घटती है। ये एक चीज याद रखने की है, ये अमाउंट याद रखना। ये एग्जाम में पूछा प्रश्न है पहले का अपने पास। अब थोड़ा शॉर्ट में डायग्राम बनाया, पूरा डायग्राम तो नहीं है।
कि मान लीजिए अपने पास कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, जो ए वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन है साई ए, जो बी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन है साई बी। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे यानी दोनों के वेव फंक्शंस इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसमें दोनों जो वेव्स हैं समान कला में होती हैं, तो अपन प्लस का साइन रखेंगे। इसमें दोनों असमान कला में होती है तो माइनस का साइन रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी हो तो इसका अपन क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ध्यान रहे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की हमेशा जो कोरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी अपेक्षा ज्यादा होती है। अब अपन बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। तो देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है अपने पास, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर वितरित रहता है और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य वितरित रहता है। ये बात पहले अपन ने पढ़ ली कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो सिर्फ एक एटम से जुड़ा हुआ रहेगा और एक एटम से जुड़ा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एक नाभिक के चारों ओर ही रहेगी। जबकि इसमें क्या कम से कम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो दो या दो से ज्यादा नाभिकों से अट्रैक्टेड रहती है। इसमें अपने पास एक परमाणु गुण होते हैं, मोनो एटॉमिक चीज हो गई है अपने पास। ये कम से कम या तो डाई एटॉमिक होगी या फिर ट्राई या टेट्रा एटॉमिक वाली प्रॉपर्टीज में आएगी। ये एकल केंद्रीय मोनोन्यूक्लियर होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियर होंगे। इनकी जो शेप होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो सिंपल होती है। जैसे अपन एस ऑर्बिटल को कहते हैं कि वो स्फेरिकल शेप में, पी वाला जो डबल की शेप में आता है, डी वाला डबल डंबल में आ जाता है अपने पास और एफ वाला ट्रिपल डंबल के करीब होता है अपने पास। सभी एफ ऑर्बिटल्स ट्रिपल डंबल नहीं होते लेकिन लगभग उसी तरह, मतलब और आगे जाएंगे तब तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, लेकिन जो शुरू वाले एस पी डी एफ है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। लेकिन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी शेप हमेशा जटिल होती है, ये ध्यान रखें। तो ये चार अपने पास इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। अब अपन बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो इसमें तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शंस हैं अपने पास साई ए और साई बी, उनका क्या होता है, एडिशन होता है। उनका क्या होता है, एडिशन। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है अपने पास। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाभिकों के मध्य बढ़ जाती है। जैसे ये एक एटम या दूसरा एटम, तो जो बॉन्डिंग वाला है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा क्या मिलती है, कम मिलती है। तो दो नाभिकों के मध्य यदि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, और यदि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगी। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कम एनर्जेटिक होते हैं और स्टेबल होते हैं। इसके विपरीत जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और हमें पता है कि कोई भी चीज जितनी ज्यादा एनर्जेटिक होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, अर्थात इनका स्थायित्व कम होता है। तो हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बजाय एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से का स्थायित्व कम होता है। अगर कभी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी आ जाए तो याद रखना उनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा अपने पास है, मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूं आपको। स्टेबिलिटी तो बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सबसे कम स्थायी होते हैं अपने पास।
जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको अपन सिग्मा और पाई के द्वारा डिनोट करते हैं, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं सिंबल वही है, सिर्फ अपने को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में स्टार लगाना है। तो यहां पर ये सिग्मा स्टार हो गया और यहां पर ये पाई स्टार हो गया। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग और किसका आ गया आपके पास, एंटी बॉन्डिंग का आ गया। अब देखते हैं जरा नोडल प्लेन के बारे में। तो जो सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होती है, लेकिन स्टार लगते हैं, एंटी बॉन्डिंग बनते, याद रखना उसमें एक नोडल प्लेन आ जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार नीट और जेई में पूछा हुआ है, तो याद रखना इसको। पाई px और पाई py इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक एक नोडल प्लेन होती है, यानी इसमें भी एक नोडल प्लेन है, इसमें भी एक नोडल प्लेन है पाई वाले में। लेकिन यदि पाई स्टार आ जाता है आपके पास, तो पाई स्टार में आपके पास दो दो नोडल प्लेन्स होंगी, ये याद रखना है। ये भी कई एग्जाम्स में आया है, तो ये याद रखना। अब अपन बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में। तो देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप की मात्रा भी ज्यादा होती है, और ओवरलैप की मात्रा ज्यादा होती है तो वो बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि पाई बॉन्ड जब बनता है तो जो दो पी ऑर्बिटल होते हैं उनमें ऊपर वाले लोब्स इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेंगे, नीचे वाले लोब्स इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग की मात्रा क्या होती है इसमें, कम होती है। किसमें, पाई बॉन्ड वाले में। जब ओवरलैपिंग की मात्रा कम है तो ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कैसा होगा, ये वीक बॉन्ड होगा। तो ये भी याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड की बजाय पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा ओवरलैपिंग होती है उसकी मात्रा कम होती है। तो जहां पर भी ओवरलैपिंग की मात्रा कम होगी वहां पर बॉन्ड हमेशा वीक बनेगा। इनमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता है जब सिग्मा बॉन्ड बनता है अपने पास, जबकि पाई बॉन्ड बनता है तो उसमें अपने पास दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाए जाते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड बनना है तो दो चीजें यूं डायरेक्ट ओवरलैपिंग करेंगी तो एक ही जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा अपने पास। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है अपने पास तो देखो, ये मान लो एक लोब है, ये नीचे वाला लोब है पी ऑर्बिटल का, ये ऊपर का लोब, ये नीचे का लोब है पी ऑर्बिटल का। तो ये एक यहां से ओवरलैपिंग होगी और एक यहां से, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो यहां मिलेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहां मिलेगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलेंगे अपने को। किसमें, पाई बॉन्ड में। जबकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेंगे, एक ही। इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है सिग्मा बॉन्ड में वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड असममित रूप में मिलता है, अर्थात एसिमेट्रिक होता है। किसमें, पाई बॉन्ड। यह भी ध्यान रखना कि सिग्मा बॉन्ड का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी अकेला सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अकेला पाई बॉन्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि बॉन्ड बनते हैं तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनते हैं या पाई बॉन्ड बनता है। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड तो इंडिपेंडेंट रूप में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंट रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये भी याद रखना है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो मॉलिक्यूल्स की ज्यामिति को प्रभावित करता है, जबकि जो पाई बॉन्ड होता है वो ज्यामिति को प्रभावित नहीं करता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में 6 अंतर थे जो अपन ने देख लिए। अब अगले वीडियो में अपन लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।